से कोई एक करवा दीजिए। चलिए ठीक है, आज कुछ थ्योरम वाला पोर्शन करने के बाद करते हैं उसको। ओके सर। उसी से रिलेटेड कुछ चीजें और हमें करनी है। पहले क्वेश्चन तो इसलिए दे दिए, आप लगे रहे हैं इस बहाने। क्वेश्चन जो करने हैं, जिसको आप कैनोनिकल फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म कहेंगे हम उसको, तो उसके लिए कुछ चीजें चाहिए। तो एक दो बच्चों ने और भी पूछा था, मनोरमा ने भी शायद यही पूछा था। सर आंसर तो उसी फॉर्म में आ रहे हैं, बस ये एक्स वाई के 2 टाइम्स और 3 टाइम्स आ रहा है। हाँ कोई बात नहीं, ठीक। तो उसी को आसान बनाने के लिए बच्चों एक दो रिजल्ट्स और है। ठीक है, आपने प्रयास किया, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ। मतलब प्रयास किया का मतलब ये नहीं है कि मेहनत बेकार चली गई है। आपको समझ में आया कि अच्छा अभी कुछ और चीजें भी चाहिए थी। डायगोनलाइजेशन हमने कर दिया है, क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस रिलेशन हमने लगाए और मैट्रिक्स का डायगोनलाइजेशन तो किया। लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट थे वो आ रहे थे हमारे लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3। और अगर मैट्रिक्स की रैंक आर थी तो लैम्डा आर नॉन जीरो टर्म आएंगी, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। यहां तक हम लोग जान चुके हैं। अगला रिजल्ट ये है कि डायगोनल एलिमेंट्स को हम केवल +1 और -1 कैसे बना सकते हैं। तो आपकी वो प्रॉब्लम भी काफी हद तक दूर हो जाएगी फिर। तो जो नेक्स्ट रिजल्ट है, अभी रिडक्शन ही चल रहा है, देखिए ध्यान से समझिए। आपने पहले रिडक्शन में जो रैंक थी तो उसका डायगोनल फॉर्मेट में रिडक्शन कर दिया, और आपने कहा लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा आर आए। अभी जो लैम्डा है डिफरेंट, ये भी डिफरेंट नंबर है, क्या इनको 1 या -1 से रिप्लेस नहीं कर सकते? और बाकी सब जीरो ही थे, तो ये कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एक बढ़िया रिजल्ट है। चलिए हम उसे समझते हैं आज। तो आपकी जो प्रॉब्लम आ रही है वो शायद दूर हो जाएगी फिर। ठीक है, तो लिखते हैं। मेरे पास जो ए है वो ए आई जे है, n/n। ए डैश ए है और ए आई जे रियल नंबर है। तो मतलब सीधे सीधे कहूं तो ए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एन ऑर्डर का। और रैंक भी इसकी आर हमने मानी थी, तो यहां भी आर ही मानते हैं। रैंक ऑफ ए आर है। अगर ऐसा है तो आपको एक मैट्रिक्स पी मिलेगा जो इसको, जो हमें चाहिए उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। जो बच्चे बाद में जुड़ रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है 10 बजे, मतलब 10 बजे ध्यान रखिएगा नेक्स्ट टाइम से। Then there exists a non-singular matrix P such that P transpose into A, मतलब P dash into A into P आप करेंगे तो ये डायगोनल मैट्रिक्स ही आएगा। किस तरह का आएगा? कुछ 1 आएंगे पहले, 1 1 एंड सो ऑन 1, फिर -1 आएंगे, -1 -1 -1, और बाकी सब जीरो होंगे। तो अब आपका ये झंझट भी खत्म हो गया साहब, आपने ये बनाया। तो इसमें 1 और -1 टोटल मिला के आर होंगे टर्म्स। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि 1 कितनी बार आएगा, मतलब यहां से लेके यहां तक 1 आया है। अगर आप इसे पी टाइम कह रहे हैं, वहां रख दिया मैंने अंदर क्रिस्टल, तो ये आर माइनस पी टाइम होगा। अभी भी 1 और -1, मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स थे उनको या तो 1 में कन्वर्ट कर दिया गया है या -1 में कन्वर्ट कर दिया गया है, बाकी हटा दिए। तो जो अभी हर्षिता ने शायद बोला था 2 3 कुछ ऐसे आ रहे हैं, तो क्या मैं समझा पा रहा हूँ कि हम किधर को जा रहे हैं? यस सर। यस सर। हाँ, तो वो डायगोनलाइजेशन की बजाय और आसान बना दिया गया है कि आपके जो एलिमेंट्स हैं वो या तो 1 होंगे जो नॉन जीरो हैं, या -1 होंगे, बाकी जीरो जो थे वो तो जीरो ही हुए। तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये तो भाई और भी आसान चीज हो गई।
तो देखिए इसे कैसे प्रूफ किया जाए, पहले इसको देखते हैं, फिर एप्लीकेशन तो अब आप लोगों को समझ में आ गया कि अच्छा इसी का होना चाहिए था। तो मेरे पास ए है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ऑर्डर रैंक आर है। ए be a real symmetric matrix of rank R, ये है। तो जाहिर सी बात है हमारे पास एक नॉन सिंगुलर क्यू कोई होगा। पी क्योंकि हमने फाइनल प्रोडक्ट लिखा है, तो अभी किसी दूसरे नॉन सिंगुलर को क्यू नाम दे देते हैं और इसको हम लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा आर तक डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब हमने इतना पढ़ रखा है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, then there exist a non-singular matrix Q such that Q dash AQ आपके पास हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स विथ लैम्डा 1, ये यहीं तक छोड़ा था हमने पिछली बार, लैम्डा आर, बाकी सब 0। इसी को हम डी मान लेते हैं। ये आपने पढ़ रखा है यहां तक। बच्चों आप लोग जो बाद में ज्वाइन कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं 10 बजे मतलब 10 बजे, उससे पहले हो सकता है, उसके बाद नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं है। अभिषेक सेम, क्या यही नाम है? याद रहेगा अगली बार। क्यों भाई, मेरी आवाज ही नहीं आ रही थी अब तक? आप लोगों के यहाँ चलता होगा कि 10 का मतलब 10:15, 10:25, हमारे यहाँ नहीं चलता। जितने बजे बोला है उतने ही बजे होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में बाकी सारे स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, 10 से पहले ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 10 के बाद फिर दिक्कत है मुझे, और मैं हमेशा 2 मिनट देता हूँ उसके बाद भी। बार बार ये समझाते रहता हूँ मैं, नए नए बैच जब भी आते हैं, तो आप लोग ये समझिए, पता नहीं आजकल तो ये पता नहीं चल रहा है कि कौन कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं। तो मेरे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, वो क्वाड्रेटिक फॉर्म से आप हमेशा बना ही लेते हैं, उसकी रैंक आर है। तो फिर आपको एक हमेशा एक मिलेगा ऐसा, मान लो क्यू मिला नॉन सिंगुलर, जो इसको डायगोनल फॉर्मेट में बना देगा, और डायगोनल में भी अगर रैंक आर है तो आर एलिमेंट नॉन जीरो होंगे, बाकी सब जीरो होंगे। अब हम ये जो आर हैं, इनमें से मान लो कुछ एलिमेंट पॉजिटिव, क्योंकि ये यहाँ से लैम्डा 1 से लेके लैम्डा आर तक के जो एलिमेंट्स हैं ये सब नॉन जीरो है। जो एलिमेंट नॉन जीरो होता है वो या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। हम मान लेते हैं कि इसमें से पी एलिमेंट पॉजिटिव हैं, तो बचे हुए आर माइनस पी नेगेटिव होंगे। तो जो पॉजिटिव है उनको हम 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो नेगेटिव है उनको -1 में, ये बताना है अब। तो मैं लिख लेता हूं इसको, सपोज आउट ऑफ आर, ये आर क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट्स, पी एलिमेंट्स बी पॉजिटिव, एंड जो बचे होंगे आर माइनस पी, पी नेगेटिव। नेगेटिव हो गया, एलिमेंट डबल डबल क्यों लिखे? अच्छा, तो अब हमारे पास फिर वही कॉन्ग्रुएंस रिलेशनशिप है, उससे हम लोग काम करते हैं। अब जैसे पहला एलिमेंट लैम्डा 1 1 है हमारे पास, तो कॉन्ग्रुएंट रिलेशनशिप लगा के हम थोड़ा सा कुछ बदलाव करके क्या वहां पर 1 ला सकते हैं, ये समझना है। अब आप एक चीज यहां पर डाउट कर सकते हैं, तो मैं पहले उस डाउट को दूर कर दूं।
बच्चों एक बात बताइएगा, सपोज ये ऐसा है, मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ये, और थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ, लैम्डा 1 0 0 0 0 0 लैम्डा 2 0 0 0 0 0 लैम्डा 3 0 0 0 0 0 लैम्डा 4 0 और 0 0 0 0 लैम्डा 5। 5 एलिमेंट नॉन जीरो हैं जो डायगोनल एलिमेंट है, बाकी सब जीरो हैं। सपोज पहले इतना ही सोच लीजिए। अब इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि लैम्डा 1 और लैम्डा 4 पॉजिटिव है, मान लेते हैं, बाकी नेगेटिव है। लैम्डा 2 लैम्डा 3 और लैम्डा 5 जो है वो नेगेटिव है। ये समझने के लिए है, केवल आपके समझने के लिए। अच्छा, तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं ऐसे लिखूं? नहीं, पहले ऑपरेशन लगाएंगे। पहला पॉजिटिव क्या है? लैम्डा 1 है, वो ठीक हो गया, तो भाई लैम्डा 1 तो आएगा ही, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब लैम्डा 4 है, तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि लैम्डा 2 और लैम्डा 4 इंटरचेंज करने हैं? तो पहले R2 और R4 कर दूं, और फिर C2 और C4 कर दूं, तो चलेगा काम? जरा सोचिए तो। R2 कहाँ पहुंचेगा, सोचिए। R2 R4 में ले आइए पहले नीचे, और फिर C2 को C4 में करिए। यस सर, हो जाएगा। तो यहाँ लैम्डा 4 बच्चों ये आया या नहीं आया, ये बताइएगा। अब इसमें लैम्डा 1 और लैम्डा 4 पॉजिटिव हैं, मतलब शुरू के दोनों पॉजिटिव ले लिए, बाद के तीनों नेगेटिव ले लिए। मैं ये बताना चाह रहा था, पॉजिटिव नेगेटिव कहीं भी हो, हम थोड़ा सा अरेंजमेंट करके सारे पॉजिटिव एक साथ और सारे नेगेटिव फिर एक साथ, ऐसा कर सकते हैं या नहीं? मैं ये बताना चाह रहा हूँ। यस कर सर। सकते हैं, यस हाँ, जैसे मैंने ऊपर लिया। सर। हाँ जी। सर, ये लैम्डा 2 और लैम्डा 5 डायगोनल में क्यों नहीं है? अरे हैं, डायगोनल में ही होंगे। सॉरी, मैंने गलत लिखा है, ध्यान नहीं रहा। इधर जीरो होंगे, इधर लैम्डा 4, इधर ही आएगा। जरा सोचिए, आएगा या नहीं आएगा, आप ही लोग बताइएगा। सर ये लैम्डा 2 होगा। हाँ, अब लैम्डा 2 होगा, कोई बात नहीं यार, इतने सारे। और 2 इंसान एक गलती करता है तो दूसरी भी चल रही होती है। तो 2 और 4 में आपने जैसे लगाए, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे प्लस और माइनस तो डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकते हैं, आप सारे प्लस पहले एक साथ, सारे माइनस फिर एक साथ, ऐसा भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और आपके पास कॉन्ग्रुएंट ट्रांसफॉर्मेशन है ऐसे। ये समझाना चाह रहा था मैं। तो हम शुरू के पी एलिमेंट को पॉजिटिव और बाद के आर माइनस पी को नेगेटिव मान लें, तो थ्योरम की जो जनरलाइजेशन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थ्योरम यस सर, नहीं पड़ेगा। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि ठीक है, लैम्डा 1 से लैम्डा आर तक सब नेगेटिव है, सॉरी नॉन जीरो टर्म है, इनमें पी टर्म पॉजिटिव है और बाकी आर माइनस पी नेगेटिव है। वो तो ठीक है, लेकिन हमें क्या पता कि कौन सी टर्म पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि शुरू की पी पॉजिटिव है और बाद की आर माइनस पी नेगेटिव है, और इससे थ्योरम के जनरल नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ये कहना चाह रहा था, क्योंकि हमने यहाँ बीच में भी अगर पॉजिटिव माना तो हमने एलिमेंट्री उसमें कॉन्ग्रुएंट ट्रांसफॉर्मेशन से उसे ले आए। बाकी लोग भी सहमत हैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस बात से? यस सर। यस सर। सर। चलो ठीक है बच्चों, फिर इस बात को डायरेक्ट लिख देते हैं। तो ऐसी जगहों पर लिखा जाता है विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। वी कैन एज्यूम, बस
P diagonal elements diagonal, अभी कहाँ चले गया कर्सर, P diagonal elements as positive and rest R minus P diagonal elements as negative। तो ऐसा क्यों कर सकते हैं, उसके पीछे की वजह मैंने आपको समझा दी थी। हाँ, ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ठीक हो गया। अब इन डायगोनल एलिमेंट्स को हमें किस तरह से 1 1 1 जो पी पॉजिटिव है वो बनाना है, वो समझाना है। तो मैं यहां से एक नया मैट्रिक्स आपको डिफाइन कर रहा हूं। लेट एस विद n बाई n, ये सब रियल एलिमेंट्स हैं। n बाई n का ही एक दूसरा रियल डायगोनल मैट्रिक्स, मान लेते हैं विद डायगोनल एलिमेंट्स अब लैम्डा 1 है पहला, तो यहां से रूट लैम्डा 1, वो इसलिए क्योंकि रो और कॉलम दोनों ट्रांसफॉर्मेशन है, 2 बार रूट लैम्डा 1 आ जाएगा तो प्रोडक्ट लैम्डा 1 हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा फिर 1 बाई रूट लैम्डा 2 एंड सो ऑन, 1 बाई रूट लैम्डा पी। फिर इसके बाद का जो है वो सब नेगेटिव होंगे, तो 1 अपॉन रूट माइनस लैम्डा पी प्लस 1 से शुरू होकर -1 अपॉन रूट माइनस लैम्डा आर। अब बाकियों में आप 1 लें 0 लें तो 1 ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता बाकी जो। या आपने एक एलिमेंट्स के साथ एक मैट्रिक्स एज्यूम किया है, ये एज्यूम किया है बच्चों, ये नया है। आपने एक ऐसा मैट्रिक्स लिया है। अच्छा बच्चों ये बताइए, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव अच्छा लग रहा है क्या? हजम हो रहा है? नहीं। नो नो सर। सर। अच्छा, तो अंडर रूट के अंदर मैंने नेगेटिव लिखा हुआ है, ये जस्टिफाइड है या नहीं है, सोचिएगा। सर हम अभी रियल में बात कर रहे हैं तो जस्टिफाइड नहीं है। नहीं है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अब इसके बाद वेर लैम्डा 1 से लैम्डा पी आर पॉजिटिव एंड लैम्डा पी प्लस 1। कहाँ चले गया कर्सर फिर यार, इस वाले बोर्ड के साथ मैं यहीं पर परेशान हो जाता हूँ, मेरी लिखने की रेट स्पीड बहुत ही कम हो गई। लैम्डा आर, अब ठीक है। यस सर। ये वही है जो ऊपर वाली चीजें लिखी थी हमने, उन्हीं चीजों के बारे में। जो पॉजिटिव है ठीक है, अगर लैम्डा आर नेगेटिव है तो माइनस लैम्डा आर पॉजिटिव ही होगा ना, इसलिए अंडर रूट अब डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही बताना था। आप मैट्रिक्स को कैसे लिखोगे, एस को एस डायगोनल मैट्रिक्स से है। पहला एलिमेंट है 1 बाई रूट लैम्डा 1, 1 बाई रूट लैम्डा पी तक। फिर अगला एलिमेंट है 1 अपॉन रूट माइनस लैम्डा पी प्लस 1, 1 अपॉन रूट माइनस लैम्डा आर तक, और फिर 1 है। टोटल 1 बाई 1 का आपके पास मैट्रिक्स है, इतना बता रखा है। तो ये आपके पास एस हो गया।
एस टेस्ट लोगे तो डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर इसका ट्रांसपोज लें, डैश मतलब ट्रांसपोज, तो ऐसे आएगा या नहीं आएगा? यस सर। यस। अच्छा, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं हम लोग, जैसे वहां लेते आ रहे थे। लेट अस टेक P इक्वल टू क्यू एस। क्यू आपने अभी ऊपर डिफाइन किया हुआ था थ्योरम में। यहाँ पर आप देखिए, आपने क्यू डिफाइन किया, देयर एग्जिस्ट और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्यू लिखा हुआ है आपने, जो क्यू डैश ए क्यू ऐसा बना दे रहे हैं। क्यू नॉन सिंगुलर है, एस भी नॉन सिंगुलर है, तो क्यू एस भी नॉन सिंगुलर होगा, मतलब पी नॉन सिंगुलर। तो ये नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर आप पी ऐसा ले लें तो आप लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज P is a real non-singular matrix, और जो टर्म नॉन सिंगुलर अगर ये है, तो फिर जो टर्म क्यू कर रहा था ये भी कर सकता है ना, ये भी तो नॉन सिंगुलर है। भाई आपने जब क्यू माना था तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स था। अब एक बात बताइए, नाउ पी डैश ए पी देखते हैं कितना आया था। पी की जो वैल्यू रख दीजिए क्यू एस डैश ए पी की जो फिर क्यू एस, तो ये कितना आ जाएगा? एस डैश क्यू डैश ए क्यू एस। आपके पास ये आइडिया है। ये जो एसोसिएटिविटी है, क्यू डैश ए क्यू क्या माना है आपने, जरा ऊपर देखेंगे आप लोग। क्यू डैश ए क्यू डी मान रखा नहीं, इसे 1 मान लें इक्वेशन। क्यू डैश ए क्यू को पहले ही डी मान रखा है आपने, नोट में लिखा होगा आप सबने। यस सर। यस सर। तो अब आपके पास आ गया एस डैश डी एस। एस डैश आपको पता है क्या है, एस डैश और एस एक ही है, तो बेसिकली ये हो गया एस टी एस। आप चाहें लिखना चाहें डायगोनल में, फील करना चाहें इसे, तो हो गया, थ्योरम हो गई प्रूव। तो एस डैश के एलिमेंट को लेते थे, क्या दिक्कत है? 1/√λ1 से लेकर 1/√λp, फिर अगले में लिखेंगे 1/√-λ p+1, ऐसे आप बनाते रहिए। ये है, और आपके पास जो दूसरा मैट्रिक्स था डी, वो आपने लिखा था λ1 से लेके λr तक, बाकी सब 0, और फिर डी लिखिए। अब बच्चों आप लोग खुद एक आध एलिमेंट करके देखिए, तो एस डैश और एस सेम है, और मुझे बताइए ये दोनों सेम आए हैं या नहीं। करके बताइए तो। हाँ बच्चों, आप लोग कर पा रहे हैं? एक आध एलिमेंट तो देखिए, 1 आ रहा नहीं पहला एलिमेंट बस। यस सर। यस सर। हाँ बस हो गया। फिर एक एलिमेंट भी 1 आ जा रहा है तो काफी है, आप समझ रहे कि अच्छा ये बाकी भी 1 ही आएंगे फिर। तो आपने क्या सीखा इससे?
ध्यान से देखिएगा। कि जो डायगोनल एलिमेंट्स आपके डिफरेंट नॉन जीरो नंबर आ रहे थे, आप उन सबको या तो 1 में या -1 में भी रिड्यूस कर सकते हैं ना। यस सर। सर जो पॉजिटिव है वो 1 में रिड्यूस हो जाएंगे, जो नेगेटिव है वो -1 में रिड्यूस हो जाएंगे। क्या यही हमारे प्रॉब्लम आ रही थी क्वेश्चंस में? यस सर। तो इसको मैं अब नोट करके लिखा देता हूं जो आप परेशान हो रहे थे। मैं जानबूझ के किया कि इस बहाने जो लोग थोड़ा भी सिंसियर होंगे वो क्वेश्चन करेंगे और उन्हें समझ में आएगा कि व्यावहारिक तौर पर दिक्कत कहाँ पर आ रही है। अब वो भी नहीं आएगी, लेकिन बच्चों दिक्कत का एहसास भी उसी को होना है जिसने क्वेश्चन किए हैं। जिसने कुछ भी नहीं किया है उसको ये भी समझ नहीं आएगा कि आखिर दिक्कत थी क्या। तो मैं उसे लिख देता हूं। अब अगर कभी आपके पास h डैश ax आपके पास है इज अ रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म, उसके रैंक आर है, ऑफ रैंक आर इन n वेरिएबल्स, then there exists a real non-singular linear transformation, real non-singular linear transformation linear transformation transformation x equal to py which transform x dash ax to the form y dash p dash a p y कह सकते हैं आप इसे। अब x t जो हुआ है तो, और ये आएगा y1 स्क्वायर से लेकर yp स्क्वायर तक, बाकी माइनस में आ जाएंगे yp प्लस 1 स्क्वायर से माइनस yr स्क्वायर। तो आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इस फॉर्मेट में पहुंच जाएगा। तो बच्चों अब यहां से मैं आपको समझा सकता हूं कि ये जो फॉर्मेशन है इसमें आप देख रहे हैं या तो सम है, स्क्वायर का सम है, या डिफरेंस है, और कोई चीज नहीं है ना। यस सर। क्वाड्रेटिक स्क्वायर करके सम है। कहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्म जब हमने पहले दिन पढ़ी थी तो x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर तो आ रहे थे, लेकिन x1 x2 x2 h3 ये टर्म भी आ रही थी। हमने उनमें से पहले वो दो दो के प्रोडक्ट वाली टर्म हटाई, चलो साहब वो हटा दी। अब वो हटाने के बाद बच्चों हुआ ये कि डायगोनल एलिमेंट डिफरेंट नॉन जीरो रियल नंबर आ गए। आज हमने वो प्रॉब्लम भी दूर कर दी। अब अगर आपके पास कोई डायगोनलाइजेशन हो रहा है और उसमें डिफरेंट एलिमेंट है, जैसे 2 3 4 आ गए डायगोनल में, बाकी जीरो है, कोई बात नहीं, 2 है ना, तो एक एस मान सकते हैं जिसका डायगोनल एलिमेंट, जिसका पहला एलिमेंट 1/√2 ले लेंगे, और उधर डायगोनल में 4 था या 5 था तो 1/√5 ले लेंगे, एंड सो ऑन। तो हम ऐसा बना सकते हैं, ये समझ में आना चाहिए आपको। तो इसको क्या कह रहे हैं हम लोग, ये भी मैं नीचे लिख देता हूं। दिस फॉर्म इज कॉल्ड, क्वाड्रेटिक फॉर्म को इस फॉर्म में लाना, दिस फॉर्म इज कॉल्ड कैनोनिकल और नॉर्मल फॉर्म। किसकी? ऑफ अ क्वाड्रेटिक फॉर्म।
क्वाड्रेटिक तो तभी हो गई ना बच्चों जब टोटल पावर 2 हो, चाहे दोनों की एडेड पावर मिला के हो। लेकिन अगर हर एक टर्म का स्क्वायर हो या डिफरेंस हो, बाकी कुछ ना हो, स्क्वायर का सम या डिफरेंस, तो फिर वो ट्रायनोमियल फॉर्म है। तो अब अगर मुझसे कोई पूछे कि कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म है उसको ट्रायनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो पॉसिबल है या नहीं है? Yes, sir. आदित्य, जो शुरू में आपका क्वेश्चन था आज के शुरू में, वो मैं मान रहा था, क्योंकि गैप बीच में हो जा रहे हैं तो इस वजह से क्लासें लंबी लगने लग गई हैं आपको। अब उसमें कई बार बच्चों मैं भी कुछ नहीं कर सकता, नेट ही नहीं चलेगा तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा, तो ये दिक्कत हो रही थी। जो आपने शुरू में कहा कि सर आपने 3-4 सवाल दिए हैं वो नहीं हो रहे हैं, 1 या 2 करते ही, या क्या अब तुम्हें लगता है कि पॉसिबल है? Yes, sir. चलो बहुत अच्छी बात है यार बच्चों। बाकी लोगों की भी सोचना यही है। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक हो गया। तो अगर ये यहां से इनवेरिएंस या एक सिल्वेस्टर साहब का लॉ है, सिल्वेस्टर साहब के लॉ के बारे में बात करते हैं अब। इसमें बच्चों होता क्या है कि जैसे आपने ट्रायनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ट्रायनोमियल फॉर्म में जो कन्वर्ट करते हैं तो कुछ टर्म पॉजिटिव आती हैं, कुछ नेगेटिव आती हैं। अगर p टर्म पॉजिटिव है तो r माइनस पी नेगेटिव है, जहां r जो है मैट्रिक्स A की रैंक है। इन नेगेटिव टर्म और पॉजिटिव टर्म का डिफरेंस को सिग्नेचर बोलते हैं। मैं पहले थोड़ा सा समझा लूं फिर लिखाऊंगा। पहले रफ वर्क पे देख लेते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं, पॉजिटिव टर्म कितनी है? मान लो P है, यही वाला ले रखा है मैंने कि R रैंक है और उसमें P पॉजिटिव टर्म है, और नेगेटिव टर्म्स की संख्या, नंबर ऑफ नेगेटिव हम बाद में लिखेंगे, और तो अब ये रफ वर्क है ये। तो एक्सेस ऑफ नेगेटिव टर्म्स ओवर पॉजिटिव कितना लिखूंगा? कितनी नेगेटिव टर्म कितनी ज्यादा है, या एक्सेस, सॉरी मुझे लगता है मैंने उल्टा तो नहीं लिखा दिया है, 1 मिनट हम बुक में देख लूं। उल्टा लिख दिया। एक्सेस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स ओवर नेगेटिव टर्म होता है। पॉजिटिव टर्म कितनी ज्यादा है? अच्छा आप एक बात बताइए, किसी एग्जाम में आपके 40 नंबर आए 50 में से, और मेरे 20 नंबर आए, या मेरे 25 नंबर आए, आपके 40 थे, तो आपके कितने ज्यादा नंबर आए, तो क्या करना हुआ? माइनस करेंगे। अरे किसमें से किसको करा माइनस, वो मेन चीज है। So 40 minus 25. तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ बच्चों कि पॉजिटिव टर्म्स की संख्या p है और नेगेटिव टर्म्स की संख्या अगर r माइनस पी है, तो एक्सेस और पॉजिटिव टर्म्स ओवर नेगेटिव क्या होगा? p minus r minus p. 2p माइनस आर। p माइनस r माइनस पी, वेरी गुड। तो पॉजिटिव टर्म्स की संख्या नेगेटिव से कितनी ज्यादा है, तो यही आएगा, और ये हो जाएगा 2p माइनस r। इसको किसी क्वाड्रेटिक फॉर्म का सिग्नेचर कहते हैं। और यहां से फिर सिल्वेस्टर साहब की एक थ्योरम आती है कि किसी भी क्वाड्रेटिक फॉर्म का जो सिग्नेचर होता है ना, वो इनवेरिएंट होता है, मतलब वो जितना है उतना ही रहेगा। ये थ्योरम के तौर पर हम प्रूव करेंगे। पॉजिटिव टर्म्स जितनी है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, इस फॉर्मेट में जो कैनोनिकल फॉर्म आपकी आई, इसमें पॉजिटिव टर्म्स की संख्या को कहते हैं इंडेक्स। तो और नेगेटिव टर्म हो गई बची हुई जितनी है, रैंक माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। अब दोनों का जो डिफरेंस है वो है सिग्नेचर। ये 2 नए शब्द सीखे आपने, समझे? सभी लोग समझे हैं? यस सर। हाँ, तो नोट करके लिखिए प्लीज इस बात को। Here, number of positive terms in normal form of
number of positive terms in normal form of let's just say it's is called index of quadratic form. For index of quadratic form. तो कभी किसी ने पूछा किसी क्वाड्रेटिक फॉर्म का इंडेक्स जानते हो, तो आपने कहना है पहले उसको ट्राइनोमियल फॉर्म में बदल लीजिए और फिर देख लीजिए उसमें कितने फॉर्म, ट्राइनोमियल या नॉर्मल एक ही बात है, कितने पॉजिटिव टर्म है उस संख्या को इंडेक्स कहते हैं। सबने नोट कर लिया होगा। तो नेक्स्ट लिखिए प्लीज, द एक्सेस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स over negative is called क्या? Signature. The signature. हाँ, सिग्नेचर। सिग्नेचर वही स्पेलिंग है सिग्नेचर की। तो यहां पर आप लिख सकते हैं 2p माइनस आर आएगा, ये मैंने लेफ्ट में लिखा ही। अब नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म करिएगा। नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म यहाँ पर p है, नेगेटिव ये है, तो r माइनस p। बच्चों आपने काफी पेशेंस दिखाया, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि डिफिकल्ट थ्योरम्स थी उसके बावजूद आपने ट्राई कि प्रूव कराओ। मैं वाकई बहुत खुश भी हूँ इस बात से, ऐसा आजकल मिलता नहीं है, पूरी मैगी कल्चर वाली जनरेशन है। उस हिसाब से अगर आपने इतना समझ लिया और मेंटेन कर दिया, एक बार आपने रीडिंग कर ली ना इस चैप्टर की, तो आपको क्वाड्रेटिक में दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि हम 60-70% चैप्टर पे जा चुके हैं लगभग। और सिल्वेस्टर थ्योरम ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं मैथ्स वाले इसको। इनर्शिया फिजिक्स में डिफाइन किया जाता है वैसे, तो इसको सिल्वेस्टर थ्योरम कहते हैं, क्योंकि कल शाम ही हम लोग बात करते हैं रैंक नलिटी थ्योरम भी सिल्वेस्टर थ्योरम ही है। किसी ने अगर लीनियर अलजेब्रा में सिल्वेस्टर थ्योरम जानते हैं कहा, तो मैक्सिमम चांसेस उसी के हैं। किसके? रैंक नलिटी। अगर उसने स्पेशली क्वाड्रेटिक फॉर्म में सिल्वेस्टर थ्योरम पूछा, तब आप यहां के बारे में बताइएगा। तो इसको क्या लिखा जाएगा, लिखिए, द सिग्नेचर ऑफ अ रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म signature of a real quadratic form is invariant. For all normal reductions. तो आपने नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस किया, और जो मैट्रिक्स है वो किसी को दूसरा मिला और उसने नॉर्मल फॉर्म कोई दूसरी बना दी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिग्नेचर वही रहता है। इनवेरिएंट का मतलब होता है कि सिग्नेचर बदलेगा नहीं, जो चीज नहीं बदलती वो इनवेरिएंट है।
तो इसी का पर्टिकुलर ये भी हम कर सकते हैं, और कई बार ये थ्योरम इस तरह से पूछी जा सकती है, तब भी हमें यही जवाब देना है, मतलब अधिकतर स्टेटमेंट का पार्ट वही है रहेगा। और नीचे लिखिएगा द नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स in any two normal reductions of a real quadratic form is the same। तो अगर आपने एक ही आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म है, उसके दो रिडक्शन हुए, और लेकिन पॉजिटिव टर्म्स की संख्या दोनों में सेम आएगी, तो जाहिर सी बात है नेगेटिव की भी सेम आएगी, तो इसीलिए सिग्नेचर भी सेम ही रहेगा। तो बाद वाला जो है वो जनरलाइजेशन है इसी पहले वाले स्टेटमेंट का। तो पहला वाला किया जा सकता है। इसको प्रूफ करते हैं। स्टेटमेंट सभी लोगों ने लिख लिया है, और स्टेटमेंट समझ में भी आ गया होगा, वैसा तो कुछ है नहीं मेरे ख्याल से, पर प्रूफ करना रह गया है। या कोई डाउट है किसी को? नो सर। तो ये वाला ही प्रूफ कर रहा हूं मैं, जो पॉजिटिव वाला, फिर नेगेटिव अपने आप ही आ जाएगा वैसे ही। तो हम क्या करेंगे, एक आपके पास रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म है कोई, लेट 5 मान लीजिए, x dash ax be a real quadratic form of rank r। क्वाड्रेटिक फॉर्म की रैंक का मतलब क्या हुआ? सर एक ही रैंक। हाँ, मैंने लिखाया था कि वो जो बीच में मैट्रिक्स ए बनता है ना, सिमेट्रिक, उसकी रैंक जितनी है वही क्वाड्रेटिक फॉर्म की रैंक मानी जाती है, ये लिखाया था मैंने, आप देखिएगा पीछे मिल जाएगा कहीं। तो इसकी रैंक हमने आर मान ली। तो मैंने 2 ट्रांसफॉर्मेशन ले लिए और 2 नॉर्मल फॉर्म लिख दी। तो अब उसमें बताना है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म बराबर होंगे। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, सपोज the real non-singular linear transformations x equal to py and x equal to qz transform phi to the normal form। 2 नॉर्मल फॉर्म में 2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, टू द नॉर्मल फॉर्म्स एक में मैं लिख रहा हूं, सपोज y1 स्क्वायर से लेकर yp स्क्वायर माइनस, फिर माइनस में yp प्लस 1 स्क्वायर से लेकर yr स्क्वायर तक। रैंक r है तो टोटल टर्म्स तो नॉन जीरो r ही होंगी, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव की संख्या अलग अलग ले रहे हैं हम, और हमें दिखाना पॉजिटिव की संख्या बराबर होगी। और दूसरा हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है z1 स्क्वायर से लेकर zq स्क्वायर तक, तो सब पॉजिटिव है। zq प्लस 1 से मान लें zr ही होंगी टोटल टर्म, ये आपके पास है रिस्पेक्टिवली। एक ही क्वाड्रेटिक फॉर्म है, आपने उसको 2 डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू 2 डिफरेंट नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कर दिया। तो क्लेम क्या है
प्रूफ क्या करना है? Signature is invariant. नहीं, अभी तो बहुत सर आगे P है। इक्वल टू Q। हाँ, क्लेम हमारा ये है कि P इक्वल टू Q। तो दो नंबर बराबर लेने हैं बच्चों। तो ऐसा भी प्रूफ कर सकते हैं कि P कैन नॉट बी लेस देन Q और P कैन नॉट बी ग्रेटर देन Q। तो लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी जो है वो ये कहती है कि दो रियल नंबर के बीच तीन तरह का रिलेशन हो सकता है बस। या तो P छोटा होगा Q से, या Q छोटा होगा P से, या दोनों बराबर होंगे, और कोई चॉइस ही नहीं है। तो बराबरी के अलावा जो बाकी दो पॉसिबिलिटीज हैं उनको मैं कैंसिल आउट कर देता हूं। तो इनडायरेक्ट प्रूफ है। तो हम समझ जाएंगे कि अच्छा अब एक ही चॉइस बची है कि P और Q बराबर होगा, और ये प्रूफ हो जाएगा कि भाई दोनों में टोटल टर्म R है और दोनों में नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म बराबर है। ऑब्वियस होगा कि नेगेटिव भी बराबर होंगी और सिग्नेचर भी इनवेरिएंट हो जाएगा। आइडिया समझ में आया क्या करने वाले हैं हम लोग? यस सर। Yes. हाँ, तो एक एक करके करते हैं। सपोज हम कुछ भी ले लीजिए, इसमें एक ये ले लेते हैं, हम मान लेते हैं P इज लेस देन Q, मतलब पहले वाले नॉर्मल फॉर्म में पॉजिटिव टर्म की संख्या कम है। चलो ठीक है। तो जो आपके पास y1 y2 आते हैं, आपने गौर किया होगा वो सब लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन आई थी ना, एक न्यूमेरिकल कराया था पीछे, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म को बदला था, x में था, फिर y1 इक्वल टू कुछ लिया था, अगर याद हो रहा तो होमोजेनियस इक्वेशन बनी थी या नहीं? क्वाड्रेटिक रिडक्शन का पहला सवाल। यस सर। अरे भाई वो था 6 -2 2, पहली रो, -2 3 -1 2 -1 -3, याद आ रहा है? मैंने इस सवाल को कराते समय पेज भी छुड़वाया था थोड़ा सा। यस सर। यस अरे सर। हाँ, तो उसी की बात हो रही है बच्चों। उसमें x1 और y1 में बाद में होमोजेनियस इक्वेशन बनी थी, देखिएगा। यस सर। तो उसी की चर्चा हो रही है। तो अब क्योंकि आप x2 इसमें रिड्यूस कर रहे हैं ना, तो इस बात को लिख लेते हैं। सिंस y1 से लेके yn और z1 से लेके n वेरिएबल में है तो zn आर लीनियर होमोजेनियस इक्वेशंस, लीनियर होमोजेनियस इक्वेशंस ऑफ दिस। अच्छा, अब ये पता है कि Q बड़ा है P से, तो चलो Q बड़ा है P से, तो फिर Q माइनस P जो होगा वो पॉजिटिव आएगा। टोटल अगर आप n वेरिएबल मान रहे हैं तो इसका मतलब हुआ n में से Q माइनस P, P प्राइम, n नहीं, P प्राइम नहीं है, P और Q है खाली। n माइनस Q माइनस P जो होगा, और अगर ये पॉजिटिव को सब्ट्रैक्ट करोगे n में से, तो ये n से छोटा होगा या नहीं होगा? यस सर। Yes, sir. अच्छा, दिस इम्प्लाइज n माइनस Q एक साथ प्लस P, दिस इज लेस देन n। अरे थर्ड इक्वेशन ऊपर 1 2 मान लिया है, तो n माइनस Q प्लस P जो होगा वो n से छोटा होगा। ठीक है, अगर n से कम, मान लेते हैं रैंक से कम, आप लोगों को पता होगा नॉन जीरो सॉल्यूशन कब मिलते हैं होमोजेनियस में? सर रैंक जब छोटी होती है, कम होती है। तो अगर आपके पास
इक्वेशन कम हो और वेरिएबल ज्यादा हो तब भी आपके पास यही सिचुएशन होगी क्या? इक्वेशन कम हो और वेरिएबल ज्यादा हो, दो इक्वेशन हो और तीन वेरिएबल हो, जैसे होमोजेनियस इक्वेशन में ऐसा सोचिएगा। मेरे पास मान लेते हैं यहां पर x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 आ गया। इक्वेशन है दो, वेरिएबल है तीन, तो नॉन जीरो सॉल्यूशन आने हैं या नहीं? यस सर, आएंगे। आएंगे ना, बस ये समझना है। तो हमने n-2 और फिर लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन 8 सिस्टम में लेनी है, P8 में टोटल हो जाएंगे n-2 प्लस p, फिर भी वो n से कम ही होंगी। इस बात को मैं समझा रहा हूं। बच्चों कुछ नहीं है, होमोजेनियस इक्वेशन क्लियर होनी चाहिए बस। अगर कर्सर मिल जाए तो मैं लिखना शुरू करूं। जो परेशान कर रहा है भाई। मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं। नाउ y1 इक्वल टू 0, y2 इक्वल टू 0, yp इक्वल टू 0, z3 प्लस 1 इक्वल टू 0, zn इक्वल टू 0 आर टोटल n-2 प्लस p लीनियर होमोजेनियस इक्वेशंस। सही लिख रहा हूं क्या? y1 से yp तक कितनी टर्म हो गई? सर P। p, ठीक। अब z में सोचो, z1 से zq तक कितनी होंगी? सर Q। वो तो है ही नहीं, वो मैं ले ही नहीं रहा हूं, मैं तो zq प्लस 1 से आगे सोच रहा हूं n तक। तो ये कितनी होंगी अब? N minus Q. n माइनस q। हाँ, आप ऐसे समझिए, z1 से लेके zq प्लस 1 zn, टोटल टर्म n है। टोटल टर्म n में से ये है ही नहीं, सीन में ही नहीं है ये। तो अब आप खुद समझ जाइए, नहीं है तो zq प्लस 1 से ले रहे हो तो n-2 टर्म हो गई या नहीं है? बाकी लोग भी समझ पाए इस बात को? यस सर। यस। हाँ जी। तो आपके पास ये टोटल होमोजेनियस इक्वेशन, बाद वाले में पहले p टर्म है, बाद में n-2 है, तो टोटल n-2 प्लस p लीनियर होमोजेनियस इक्वेशंस, और ये n से कम है। वेरिएबल n थे आपके पास, लीनियर होमोजेनियस इक्वेशंस, बट n-2 plus p less than n. So this system of equations will have non-zero solutions. Also, क्या ये लाइन ठीक है? मैंने डायरेक्ट लिख दी, क्योंकि इक्वेशन कम है, वेरिएबल ज्यादा है, तो नॉन जीरो सॉल्यूशन आएंगे ना? यस सर। कोई नॉन जीरो सॉल्यूशन मान लेते हैं। चलिए, लेट अब इससे कंट्राडिक्शन लाना है ना हमें। हमने तो p लेस देन q माना है बच्चों,
सर हाँ जी। जब हम स्टार्टिंग में हमने इक्वेशंस 1 और 2 बनाई तो हमने y और z को z r तक माना था, मतलब सफिक्स नहीं नहीं हमारा नहीं नहीं नहीं, ना ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है बेटा। जब इक्वेशन बनाओगे ना, यस सर। तो इक्वेशन वाई में लाते समय आप ऐसे लाते हो ना। आपको मैंने कहा था वो जो पेज आपने छोड़ा, प्लीज आप लोग उस पेज पे जाइए। आपका कुछ ऐसा रहा होगा, x1 इक्वल टू 2 टाइम्स y1 माइनस 1/3 y2, ऐसा यस कुछ सर। रहा। यस सर। वहां से कह रहा हूं मैं, वहां पर गौर करिए, यहां से नहीं बच्चों। वो लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन है या नहीं है, जरा गौर करिएगा। यस सर। क्योंकि उसमें कांस्टेंट टर्म कहीं नहीं आ रहा होगा। मैं उनकी बात कर रहा हूं। क्या मैं समझा पाया? यस सर। हाँ, तो आपके पास वो टर्म्स है। चलो अब टाइम ओवर हो रहा है, लेकिन मैं इसको पूरा कर देता हूँ। आधे में छोड़ने में दिक्कत। आप ही लोगों ने पढ़नी है नंबर थ्योरी भी, थोड़ा कम भी पढ़ोगे चलेगा। जो ज्वाइन करना चाह रहा है वो करवा देते हैं, थोड़ी देर चलेगा ये। अब चलो इसको आगे बढ़ा लेते हैं। तो हमारे पास नॉन जीरो सॉल्यूशन आएगा। ज्योति, इस थ्योरम को पूरा होने के बाद ही हम लोग नंबर थ्योरी पढ़ पाएंगे, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, आप भी एंजॉय करो। मान लेते हैं x इक्वल टू a1 से लेके x1 इक्वल टू a1, सॉरी xn इक्वल टू an, 8 मैंने मान लिया बी अ नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑफ तीसरा सॉल्यूशन z इक्वल टू, z कॉलम वेक्टर होगा। आप ऐसे लिखिए इसको, c1 से लेकर cn तक डैश, when it's equal to x1। ये वैल्यूज भी x इक्वल टू x1 रखवा के मैंने करवाई थी आप लोगों को। अगर आप ये रखेंगे तो क्या हो जाएगा, b1 से लेकर b1 इक्वल टू 0 इक्वल टू bp एंड c2 प्लस 1 cn। आपके पास जो वैल्यूज आ रही है उस होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन सिस्टम में आपने एक सॉल्यूशन रखा है। x1 की जो a1 रख दिया, x2 जो a2 और xn की जो an, ये नॉन जीरो सॉल्यूशन है आपके पास। अब आपने x इक्वल टू पी वाई और एक y में एक z में रखा हुआ है। ये मैंने z इक्वल टू ये ले लिया, c1 c2 c3 अप टू cn कॉलम वेक्टर। कब है, जब x3 व x1 रख दिया है। x1 a है आपके पास। तो आपके पास जो बाकी टर्म्स आएंगी a1 a2 तो ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट थोड़ा फिर रफ वर्ड समझाना पड़ेगा आपको। डायरेक्ट थ्योरम समझा पाऊंगा मैं? अभी ये समझाना है कि बच्चों बाकी सारे बी ए और ये सारे सी जीरो क्यों है। फिर एक एग्जाम्पल लेके ही समझाना पड़ेगा ये बात तो आपको, तो बहुत लंबा जाएगा। अभी ये कम से कम फिर इस हिसाब से तो आधे घंटे का मटेरियल और है बच्चों। और रोक दें इसको, तो चला तो जल्दी हो जाएगा नहीं सर। हेलो, यस सर, बाद में कर लेंगे। ये कम से कम 30-35 मिनट या 40 मिनट का मटेरियल है। पूरा बात को पूरा एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना। जल्दी में करा के भी क्या फायदा होगा। Yes, sir. तो रोक देते हैं, कोई बात नहीं। और मैं पहले एक बार बता दूं आपको। देखिए प्लीज, आपने ये पढ़ा था लास्ट में, सिल्वेस्टर थ्योरम थी हमारे पास कि
जितनी पॉजिटिव टर्म होती है उतनी ही नेगेटिव टर्म होती है, दो डिफरेंट डायरेक्शन में। हमने ये बात की, तो हमने यहाँ प्रूफ लेने की कोशिश की और मैंने दो डिफरेंट डायरेक्शन लिए, x इक्वल टू पी वाई और x इक्वल टू क्यू जेड। और हमने टोटल तो रैंक एक ही आर है, तो आर टर्म ही होंगी, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव डिफरेंट ले ली। तो हमें ये प्रूफ करना है कि पॉजिटिव टर्म की संख्या बराबर है, मतलब p और q बराबर है। तो हमने p लेस देन q ले रखा है। वहां से हमारे पास इक्वेशन 3 आ रही है, यहां तक मुझे लगता है कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। असली बात ये समझाना है, और ये भी डायरेक्ट थ्योरी में समझाना पड़ रहा है दिक्कत। अब मुझे फिर एक साइड में एग्जांपल लेके पहले बात समझानी पड़ेगी, तब मैं शायद समझा पाऊं। तो फिर समझाने के बाद फिर आगे थ्योरम चलाना नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टाइम ले ही जाएगा, अगली क्लास पूरा ही 40 मिनट में क्या बचेगा फिर।